नमस्कार दोस्तों, मैं रुचिन कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हमने जो अपनी सीरीज़ चला रखी है जीएस के सेशन में, हमने हड़प्पा सभ्यता के 3 पार्ट किए थे। उसके बाद आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे आपकी द्वितीय नगरीय सभ्यता यानी कि मगध पे। ठीक है, मगध पे डिस्कस करते हैं। मगध क्या था, कितने साम्राज्य में डिवाइड था, कितने प्रांतों में था, 16 महाजनपद जो थे यहाँ पे, वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजधानियाँ क्या थी। उसके लिए वीडियो मेरी थोड़ा लेट आ रही है, उसके कारण ये था कि मेरे एग्जाम्स थे तो इसकी वजह से लेट आई थी वीडियो। लेकिन अब जो है आपकी परमानेंटली वीडियो जीएस पोर्शन पे लगातार आती रहेगी। एक चीज़ मैं और आपसे भाई जानना चाहूँगा कि जो डीएलएड का पेपर है, डीएलएड के पेपर में 50 नंबर का आपका जीएस आएगा, तो मैं उसके लिए एक टॉप 50 या टॉप 30 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ। डेली या 1-2 दिन छोड़ के बाद मैं डेली जो है पूरा एक टॉपिक पे आपके लगभग 20 से 30 प्रश्न आपके उसमें क्विज में हो जाएंगे। वो मैं आपको करा दूंगा, जो भी किसी टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टाइम इतना ज़्यादा नहीं है तो जल्द से जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं हम आपका द्वितीय नगरीय क्रांति पे। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करते हैं हम? द्वितीय नगरीय क्रांति। द्वितीय नगरीय क्रांति की बात करते हैं और क्रांति इसका मतलब जो क्या है, हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं मगध में, मगध का उत्कर्ष। ठीक है, थोड़ा सा इसकी ब्रीफ हिस्ट्री को जान लेते हैं। क्या है मगध, क्यों अस्तित्व में आया, क्या कारण थे इसके। देखिए, अगर हम प्राचीन भारत से बात करें, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। ठीक है, हड़प्पा के बाद क्या होती है आपकी यहाँ पे? वैदिक सभ्यता होती है। क्या होती है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के आपके बाद यहाँ आता है, वो आता है आपके पास धार्मिक आंदोलन। क्या होता है? धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन आपके पास यहाँ से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे आपका जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म। इसके द्वारा क्या हुआ कि भारत में जो वेदों के आधार पर हमारी सभ्यता चल रही थी, अब वो एक नए सिद्धांतों के आधार पे हमारी सभ्यताएं चलेगी। हमारा समाज जो होगा वो इस सिद्धांतों के आधार पे चलेगा। तो समाज में अलग अलग प्रकार के जाति, वर्ग, संप्रदाय, ये सब जो है वो उनका उत्थान हुआ और नए नए क्षेत्रों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं क्षेत्रों में सबसे प्रमुख क्षेत्र था आपका मगध वाला एरिया था। ठीक है, मगध वाला एरिया। सब मगध वाला एरिया कहाँ था? देखिए, आज के समय का जो आपका बिहार वाला एरिया है, जो बिहार वाला एरिया है, उसी तरह उसके आसपास का जितना क्षेत्र था वो सारा क्या था? आपका मगध ही था। ठीक है, आई बात सर में। अच्छा, क्वेश्चन बनेगा सर द्वितीय नगरीय क्रांति। अगर ये द्वितीय नगरीय क्रांति है तो फिर प्रथम नगरीय क्रांति क्या थी? क्वेश्चन तो दिमाग में आना लाजमी है कि प्रथम नगरीय क्रांति क्या थी। तो देखिए, प्रथम नगरीय क्रांति जो हमारे यहाँ पे मानी गई है वो मानी गई है आपकी सैंधव सभ्यता। ठीक है, क्या मानी गई है? सैंधव सभ्यता। और यही जो है वो सैंधव सभ्यता क्या है आपकी? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी वीडियो में, आप देख लीजिएगा जाके, कि हड़प्पा सभ्यता में जो है भारत में पहली बार यानी कि प्रथम बार नगरों का उदय हुआ था। तो प्रथम बार नगरों का जो उदय है वो किस में हुआ था? हमारा सैंधव सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद आपका द्वितीय नगरीय क्रांति ये किसके फॉर्म पे है? आपकी मगध के उत्कर्ष के आधार पे है। आई बात सर में। तो हम स्टार्ट करते हैं मगध का। मगध क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, छोटा सा क्वेश्चन और। क्या जो द्वितीय नगरीय क्रांति है, द्वितीय नगरीय क्रांति है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पहले किसने किया? ठीक है, सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले किसने किया था? वो क्या था? गार्डन चाइल्ड महोदय ने। किसने किया था? गार्डन चाइल्ड महोदय। गार्डन चाइल्ड महोदय ने किया था। गार्डन चाइल्ड महोदय की एक बुक थी। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो सामने बोलेंगे नहीं, ये क्या बोलेंगे? अपनी बुक में लिखेंगे, अपनी बुक में एक बुक लिखेंगे और उस बुक में जो है आपकी द्वितीय नगरीय क्रांति के बारे में वर्णन मिलता था। ठीक है, इसका नाम था द अर्बन रेवोल्यूशन। क्या था? द अर्बन रेवोल्यूशन।
द अर्बन रेवोल्यूशन, ये इस बुक का नाम था। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपका, ठीक है, एक तो टारगेट मैंने आपको पहले ही क्या रखा है, यूके SSC है, ठीक है, यूके PSC है, ये टारगेट है हमारा। ठीक है, बाकी अदरवाइज नहीं है। जो SSC एग्जाम्स हैं उनमें भी आता है, आपका यूपी के एग्जाम्स हैं उनमें तो आपका खैर देखो हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। अब चाहे आप उस पर UPSC पढ़े, USSC पढ़े, UPSC कैसा भी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री तो हिस्ट्री रहेगी। बस जैसा आपका टारगेट होगा उसके हिसाब से आपका एग्जाम्स का क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको कितना डीप पढ़ना है, कितना डीप नहीं पढ़ना है, वो जरूरी है इसमें। ठीक है ना, तो मैंने भी आपको बता, देखो मेरा टारगेट तो क्या है, आपका यूके SSC SSC और आपका यूपी के एग्जाम्स का है, जो आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो द्वितीय नगरीय क्रांति जो शब्द है, ठीक है, शब्द का जो प्रयोग था सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था, वो किया था गार्डन चाइल्ड महोदय ने किया था। किस बुक में किया था, द अर्बन रेवोल्यूशन नामक बुक में किया था। ठीक है, प्रथम नगरीय सभ्यता मैंने आपको बता दी क्या थी, हमारी सैंधव सभ्यता या फिर आपकी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब इसी में क्या था, देखिए भारत में, ठीक है, यानी कि क्या था, देखिए भारत में जितने भी हमारे प्राचीनतम सिक्के हैं, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे। ठीक है, सिक्कों को क्या कहा जाता था, ठीक है, इनको कहा जाता था आहत सिक्के। क्या कहते थे, आहत सिक्के। ठीक है, तो भारत में प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था, आहत सिक्के कहते थे। और एक चीज और, सिक्कों का जो अध्ययन है, सिक्कों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, आपको मैं लिख देता हूं, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो क्या कहलाता है, आपका सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। यानी कि जितने भी हमारे प्राचीनतम सिक्के होते थे, ठीक है, उनको क्या कहते थे हम, आहत सिक्के कहते थे। ठीक है, अब इन आहत सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता था, हमारा न्यूमिस्मेटिक्स था। ठीक है, ये चीज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए, अब एक क्वेश्चन क्या बन जाता है कि सर आहत सिक्के क्या होते हैं, आहत सिक्के कैसे सिक्के होते थे। देखिए आहत सिक्के कैसे सिक्के होते थे, पहली बात, ठीक है, ये धातु के टुकड़ों पर, यानी कि ये किस तरह के सिक्के होते थे कि धातु के टुकड़ों पर, धातु के टुकड़ों पर विभिन्न आकृतियां, जैसे कि किसकी, मछली, ठीक है, पशु, कोई भी पशु होगा, ठीक है, पक्षी होगा, यानी कि आदि, जो एक्सेट्रा, यानी कि जो आदि है, यानी कि धातु के टुकड़ों पर जब मछली, पशु, पक्षी, पेड़, वृक्ष, किसी भी चीज की जब आकृति बनाई जाती थी तो उसको हम क्या कहते थे, आपके आहत सिक्के कहते थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या कहते थे, आहत सिक्के कहते थे। और यहीं से अगर मैं बात करूं कि जो बौद्ध ग्रंथ है हमारे, क्या है, जो बौद्ध ग्रंथ है, जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें, बौद्ध ग्रंथ में सिक्कों के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है, सिक्कों को क्या कहा गया है। ठीक है, तो ये तो क्या था, देखो आहत सिक्के था, इनको क्या कहते थे हम, आपका कहापन कहते थे। क्या बोलते थे, कहापन, कहापन कहते थे, या फिर इसका जो था कारसारपण भी कहते थे, या क्या कहते थे, कारसापण भी कहते थे। आई बात समझ। ठीक है, तो ये बात कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द्वितीय नगरीय क्रांति है, प्रथम नगरीय क्रांति कौन सी थी, आपकी सैंधव सभ्यता। प्रथम बार नगरों का उदय इसकी इसी केस में हुआ था, इसलिए क्या बोला गया था, इसको प्रथम नगरीय सभ्यता बोला गई थी। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, इसके बाद हम अपना आगे बढ़ जाते हैं। वीडियो को देखिए, जितना लाइक हो सके करिए, शेयर करिए। कोई कोर्स पेड कोर्स नहीं है आपका, ठीक है, नहीं, अगर मैं कौन सा कोर्स खरीद लीजिए, कोर्स पेड नहीं है, मेरा काम केवल आपको पढ़ाने का है और कुछ नहीं है। ठीक है सर, कोई कह रहा है कि सर गारंटी सिलेक्शन, ये गारंटी, सिलेक्शन गारंटी से नहीं होता, सिलेक्शन आपके पढ़ने से ही होगा। ठीक है, नहीं, आप पढ़ लीजिए, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। कौन किसी के अंदर थोड़ी घुस जाएगा कि भाई आपको सिलेक्शन दे के मान लेगा। टॉपिक मैं करा रहा हूँ, अपने कोई सी बुक उठा लीजिए, बुक का नाम है बताने का नहीं, जो सी आपको मर्जी हो वो बुक उठा लीजिए और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखिए हम क्या कहते थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके महाजनपदों के, वो देखिए। ठीक है, बात करते हैं महाजनपद। देखिए महाजनपद के बारे में डिस्कस करते हैं। महाजनपद क्या होता है, देखिए जैसे कि आज के समय में भारत जो है राज्यों से मिलकर बना है और आपके संघ शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। ठीक है, भारत में कितने राज्य, 28 एंड प्लस 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे ही उस समय जो पूरा भारत था, जो पूरा अखंड भारत था, ठीक है,
जो अखंड भारत था हमारा इस तरह का, ठीक है, इस तरह के भारत की बात करते हैं। आज के समय का पूरा अफगानिस्तान वाला, पूरा पाकिस्तान वाला क्षेत्र फैला हुआ इस तरह, ठीक है। तो इस पूरे क्षेत्र को, पूरे समस्त भूभाग के क्षेत्रफल को हम ने कितने प्रांतों में डिवाइड किया था, यानी कि इस समय क्या होते थे आपके, ये महाजनपद ही कहलाते थे। जैसे कि आज के राज्य होते हैं तो उस समय के क्या कहलाते थे, आपके महाजनपद कहलाते थे। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है। देखिए महाजनपद का जो उल्लेख है, ठीक है, महाजनपद शब्द का जो उल्लेख है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है। देखिए आपका एक बौद्ध साहित्य है, क्या है, एक बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य। देखिए बौद्ध साहित्य हमारे क्या होते हैं, त्रिपिटक है। बौद्ध साहित्य क्या है हमारे, त्रिपिटक है, ठीक है। बता दूंगा साथ में कौन कौन से पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और आपका अभिधम पिटक, त्रिपिटक बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो जो बौद्ध साहित्य है उनको हम क्या कहते हैं, हम आपके त्रिपिटक कहते हैं, त्रिपिटक कह देते हैं, ठीक है ना। अब इन त्रिपिटक में मैं बताता हूं, देखिए पहला है आपका सुत्त पिटक, नंबर 2 है आपका विनय पिटक, विनय पिटक, और नंबर 3 जो है वो आपका, उसको कहते हैं हम अभिधम पिटक, जिनकी रचना पाली भाषा में हुई है, ठीक है, जिनकी रचना किस में, पाली भाषा में हुई है। ये भी आपको याद रखें कौन सी भाषा है आपकी, पाली भाषा है। तो कई सारे क्वेश्चन देखिए यहाँ से बन रहा है कि महाजनपद का उल्लेख जो है बौद्ध साहित्य में मिलता है। बौद्ध साहित्य क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। और त्रिपिटक कौन कौन से होते हैं हमारे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और आपका अभिधम पिटक। अब इसमें से जो सुत्त पिटक है, ठीक है, जो हमारा सुत्त पिटक है इसका एक भाग है जिसका नाम कहते हैं अंगुत्तर निकाय। क्या कहते हैं, अंगुत्तर निकाय। उसी अंगुत्तर निकाय में, इसी अंगुत्तर निकाय में क्या आपका 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन याद करें कि सर बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, सबको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा डीप पढ़ लीजिए कि महाजनपद का उल्लेख किसमें, बौद्ध साहित्य में। बौद्ध साहित्य को हम क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है। त्रिपिटक में कौन आपका, सुत्त पिटक, विनय पिटक और आपका अभिधम पिटक, त्रिपिटक होते हैं। बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में है आपका, पाली भाषा में है। और सुत्त पिटक में एक पिटक है आपका, एक भाग है इसका, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। और उसी अंगुत्तर निकाय में आपके क्या, अंगुत्तर निकाय में आपके 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी कि उस समय पूरा भारतवर्ष क्या था, अखंड भारत क्या था हमारा, 16 महाजनपद में डिवाइडेड था। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो बात होगी इसकी जनरल इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं हमारे 16 के 16 महाजनपद कहाँ थे, क्या नाम था, क्योंकि अब एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ जरूरी है। चलिए देख लेते हैं नंबर पहला, ठीक है, 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। देखिए इधर मैं क्या लिखूंगा, आपके महाजनपद होंगे, महाजनपद होंगे और सामने इनकी क्या होगी, इनकी राजधानियां होंगी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि इनके राजधानियां। अच्छा, राजधानी के बारे में कुछ खास बातें होंगी वो मैं आपको यहीं पे साथ साथ जो है बता दूंगा, आप मेरे साथ जो है 1 बाय 1 लिखते चलेगा। ठीक है, पहला जो महाजनपद है आपका उसे कहते हैं अंग, अंग महाजनपद। और अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी आपकी, वो थी आपकी चंपा। क्या थी, चंपा थी, जो कहाँ पे पड़ती है आपकी, उत्तरी बिहार राज्य में पड़ती है। लोकेशन भी मैं आपको बताता हूँ, क्या पे, उत्तरी बिहार में पड़ती है। ठीक है, आदि भाषण में। और जो अंग महाजनपद है, ठीक है, ये तो अलग हो गया। जो अंग महाजनपद है इसका वास्तुकार कौन था, इसका वास्तुकार कौन था, किसने रचना की थी इसकी, ठीक है, किसने अंग प्रदेश को बसाया था, राजधानी, ठीक है, इसका नाम था, लिख लीजिए आपका महागोविंद। क्या नाम था, महागोविंद। ठीक है, महागोविंद था वास्तुकार। तो पहला अंग क्या था आपका, चंपा। चंपा यानी कि आपका उत्तरी बिहार में। नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नंबर 2 है आपका भाई मगध, जो कि इंपॉर्टेंट भी है मगध। ठीक है, मगध। देखिए मगध की जो राजधानी थी वो थी गिरिब्रज, गिरिब्रज। ठीक है, गिरिब्रज था। और इसी का दूसरा नाम क्या था आपका, राजगीर पड़ता है। क्या पड़ता है, राजगीर। गिरिब्रज या राजगीर जो कहाँ है, आज के समय का बिहार में है। आपको ज़्यादातर क्षेत्र मैंने आपको पहले बता, देखो मगध वाले ज़्यादातर आपको क्षेत्र आपको बिहार वाले राज्य में मिलेंगे। ठीक है ना। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पे कौन है, देखिए नंबर 3 पे आता है आपका वज्जी। क्या आता है, वज्जी आ जाता है।
तो तीसरे नंबर का जो महाजनपद है वो है वज्जी, और वज्जी का जो है लेके कौन है, लिच्छवी नरेशो की राजधानी, लिच्छवी नरेशो की राजधानी वैशाली। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वज्जी की क्या है राजधानी आपकी, वैशाली है। और वैशाली जो थी बेसिकली कौन निवास करते थे यहाँ पे, कौन राजा निवास करते थे, आपके लिच्छवी नरेश राजा निवास करते थे, ठीक है। मेरे हिसाब से देखो मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 बाय 1 मैं आपको सब चीज़ के बारे में बताता जा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। देखिए नंबर 4 पे कौन, नंबर 4 पे है काशी। क्या है, काशी। और काशी की पड़ती है आपकी वाराणसी। वाराणसी यानी आपको पता है यूपी में है, ठीक है। काशी यानी कि वाराणसी यूपी में आपका, ठीक है। इसके बाद है आपका नंबर 5 पे कौशल, ठीक है। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती गौतम बुद्ध का, जाहिर सी बात है, सर्वाधिक उपदेश आपके श्रावस्ती में ही दिए थे इन्होंने, ठीक है। नहीं तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, यूपी वाले भाग में है। तो श्रावस्ती कहाँ है आपका, यूपी वाले हिस्से में है, ठीक है। नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 कहाँ है, नंबर 6 की बात करते हैं मल। क्या है, मल। मल प्रदेश है, महाजनपद है। अब मल देश की जो राजधानी है, देखिए जो राजधानी इसकी राजधानी के 2 क्षेत्र हैं, ठीक है। इसकी राजधानी के 2 क्षेत्र हैं। वो क्षेत्र क्या है, पहले वो देखो, पहला है कुशीनगर। क्या है, कुशीनगर। और नंबर 2 पे कौन है, पावा या पावापुरी। पावा या पावापुरी, जो भी आप लिखना चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पावापुरी। अब ये क्वेश्चन क्यों है इंपॉर्टेंट, मैं बता देता हूँ। देखिए कुशीनगर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या था, जो आपके गौतम बुद्ध थे, यानी कि महात्मा बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था, आपका निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि मृत्यु हो गई थी इनकी यहाँ पे, ठीक है ना, निर्वाण प्राप्त हो गया था कुशीनगर में। और पावापुरी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या था, महावीर स्वामी को हुआ था, महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो इसी वजह से ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे क्या था, मल प्रदेश था आपका, ठीक है। तो कुशीनगर आपकी पावापुरी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 6 हो चुके हैं। नंबर किसके बारे में बात करते हैं, नंबर 7 के बारे में, ठीक है। 7 पे कौन आता है, नंबर 7 का जो महाजनपद है वत्स। क्या है, वत्स देश। और इसकी जो है वो है कौशाम्बी। क्या है, कौशाम्बी है, ठीक है। कौशाम्बी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। नंबर 8 पे कौन है, नंबर 8 पे देखिए कौन है, उसका नाम है कुरु। महाभारत का देखा हो ना, जो कौरव पांडव थे ना, कौरव, ठीक है। तो उन्होंने क्या बता था भाई, इन्होंने हस्तिनापुर यानी कि क्या था, इंद्रप्रस्थ। जिसने महाभारत देखा होगा ना, ये नाम से बहुत परिचित होंगे वो लोग, इंद्रप्रस्थ। पांडव द्वारा बसाया गया था, लेकिन प्रदेश कौन सा था आपका, कुरु प्रदेश, यानी कि इंद्रप्रस्थ था, ठीक है। देखिए अब आती है 9वें नंबर के बारे में। देखिए 9वां क्या है आपका, पांचाल। क्या है, पांचाल। महाभारत समय के देखे आपको बहुत मिलेंगे यहाँ से, महाभारत टाइम के वो मिलेंगे। क्यों, पांचाल देश की राजकुमारी कौन थी, जिसका अर्जुन यानी कि 5 पांडव से विवाह हुआ था, यानी कि द्रौपदी। समझ गए ना बात को। तो वो कौन सी कहा गई थी, वह आपकी पांचाल देश की राजधानी। समझ गए ना। तो पता चल रहा है ना महाजनपद कैसे कैसे काउंट किए जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपकी जो पौराणिक चीज़ हैं वे भी कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। पांचाल यानी कि यहाँ की कौन थी, जिसका नाम क्या हुआ, पांचाली, प्रथम नाम पांचाली, वो क्योंकि पांचाल देश की राजकुमारी थी, ठीक है। देखिए इनके क्या था, इनके 2 हिस्से थे, राजधानी में इनके 2 हिस्से बटे हुए थे। एक तो था आपका उत्तरी पांचाल और एक था आपका दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल और आपका दक्षिणी पांचाल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके 10वें बारे में। देखिए हालांकि उत्तरी पांचाल दक्षिणी पांचाल के अलग अलग नाम है, लेकिन वो एग्जाम्स में आपसे पूछे नहीं जाते, ठीक है ना। तो बात करते हैं, देखिए 10वें वाले टॉपिक पे। 10वें का नाम है अवंती। क्या नाम है, अवंती, ठीक है। और अवंती देश की राजधानी कौन सी है, उज्जैन। राजधानी क्या है आपकी, उज्जैन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नंबर बात करते हैं 11 पे। देखिए नंबर 11 पे कौन आता है आपका, सूरसेन। नंबर 11 पे कौन आता है आपका, सूरसेन।
और शूरसेन की राजधानी जो आती है वो आती है आपकी मथुरा। कौन आती है? मथुरा आती है। ठीक है, नंबर 12 पे कौन आता है आपका? वो आता है आपका चेदी। चेदी, ठीक है, चेदी महाजनपद की जो राजधानी है वो कौन है? सेथिवती। सेथिवती, ठीक है। तो ये आपके 12 महाजनपद है। इसका देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं 12 के बाद 4 और भी लिख रहा हूँ यहाँ पे ना। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट जो है फटाफट से ले लीजिएगा, मैं हट रहा हूँ सामने से, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा आराम से। ठीक है ना, चलिए देखिए 12 हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपके 12 और 4 16, यानी कि 16 महाजनपद के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं चल रही? ठीक है ना, चलिए खैर देखिए सर, इसके बाद बात करते हैं। देखिए कितने हो चुके हैं? 12 हो चुके हैं। नंबर 13 की बात करते हैं, नंबर 13। ठीक है, देखिए नंबर 13 पे कौन है? नंबर 13 पे आपका मत्स्य महाजनपद या मत्स्य देश। ठीक है, कौन है? विराटगढ़ या विराटनगर। विराटनगर, आप महाभारत को जो है ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको विराटनगर, राजा विराट का उल्लेख मिलेगा। समझ गए ना, विराटनगर में राजा विराट का उल्लेख मिलेगा महाभारत में। वो आपको तुरंत पता चल जाएगा जब महाभारत का युद्ध पड़ेगा ना, किसने कौरवों का साथ दिया था, किसने पांडवों का साथ दिया था, वहाँ पर आपको तुरंत पता दिख जाएगा कहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कहाँ पे बात नहीं कर रहे। नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। 14 का मतलब है कौन है? वो है अश्मक। कौन है? अश्मक की बात करते हैं। ठीक है, अश्मक का नाम क्या है? पोतना या पोटिल। पोतना या पोटिल, ठीक है, पोटना या पोटिल। नंबर 15 पे कौन आता है भाई? आपका गांधार। गांधार, ठीक है, ये नाम भी शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, गांधार। महाभारत में गांधारी नहीं याद है? गांधारी नहीं पता कौन थी? गांधारी कौन थी? धृतराष्ट्र की पत्नी, दुर्योधन की माँ। ठीक है, तो कौन थी गांधारी? गांधार, नरेश, शकुनी, सुना है कभी? बार अगर आपने महाभारत देखा होगा ना, महाभारत में कई बार डिस्कस हुआ है इस चीज़ का कि गांधार, नरेश, शकुनी, गांधार, नरेश, शकुनी। ठीक है, तो ये सारे महाभारत के समय के आपको सारे मिल जाएंगे, थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, गांधार इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। क्यों बनेगा? सुन लीजिए, देखिए कहाँ पड़ता है आपका। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो है तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। चलिए, ये भी चलो सही है, इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला पड़ता कहाँ है भाई? ये आ जाता है क्वेश्चन। ये पड़ता है आपका पेशावर में, और पेशावर वर्तमान का क्या है आपका? पाकिस्तान में पड़ता है। आई बात समझ में? 15 हो चुका। अब देखते हैं 16 महाजनपद के। ठीक है, 16 महाजनपद। कंबोज, ठीक है, क्या है? कंबोज। और कंबोज की राजधानी क्या पड़ेगी आपकी? राजपुर पड़ेगी। तो ये आपके 16 महाजनपद मैंने आपको बता दिए। देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बन उठेगा वो चीज आप देख लीजिए। क्वेश्चन ये उठेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद भारत से वर्तमान में भारत से बाहर है। समझे बात को? वर्तमान में भारत से बाहर है तो वो कौन सा है आपका? गांधार जनपद ही है। और सब आपको देखिए भारत में मिलेंगे, सब आपको भारत में मिल जाएंगे 16 महाजनपद जो मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। ठीक है ना, लेकिन केवल गांधार ही ऐसा फिलहाल वर्तमान में देखिए, उस समय तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक पूरा फैला हुआ था। ठीक है ना, लेकिन मैं आज वर्तमान की बात करता हूँ। गांधार, ठीक है ना, कहाँ पड़ता है? राजधानी क्या है इसकी? तक्षशिला। पड़ता कहाँ है आपका? पेशावर, यानी कि पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये आपके क्या है भाई? ठीक है, यानी कि एकमात्र महाजनपद लिख देता हूँ। चलो मैं खैर लिख देता हूँ, क्या? एकमात्र महाजनपद, एकमात्र महाजनपद जो वर्तमान में भारत से बाहर है, भारत से बाहर है। डेलर का पेपर आएगा, उसमें पेपर में उठा के देखना एक आधा क्वेश्चन महाजनपद से फंसने वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलती यहीं से होते हैं। इतने 16 महाजनपद है, कहाँ तक याद करोगे? लेकिन तरीका मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है ना, कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में ज़्यादा करे, सबसे अच्छी बात है कि आप इंडिया का मैप उठा लीजिए, इंडिया के मैप में आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो
उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों के दिमाग में आई होगी। मैंने आज आपके सामने क्या डिस्कस किया है, महाजनपद डिस्कस किया है, 16 के 16 महाजनपद। अगली जो मेरी वीडियो होगी जल्दी आएगी, ठीक है। ऐसा मत टेंशन लेना कि भाई अब वीडियो नहीं आएगी, अब वीडियो लगातार बनेगी, ठीक है ना, लगातार वीडियो बनेगी। एग्जाम क्योंकि नज़दीक आने वाले बहुत सारे हैं, पटवारी है, वन आरक्षी है, सब इंस्पेक्टर है, बहुत सारे पेपर बन रहे हैं, ठीक है। डीएलएड का पेपर भी है अभी हाल फिलहाल में। तो मैं अपनी सीरीज को आगे आगे बढ़ाऊंगा, जीएस पोर्शन को लगातार मैं एक टॉपिक को निपटाऊंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के आपको निपटा दूँ, लिख लो भाई फटाफट से। देखो पढ़ना तो फिर तरीके से पढ़ो ना। फिर अब आपको पता है इस तरह क्वेश्चन डीएलएड पिछली बार डीएलएड में पूछा गया था इसी पे क्वेश्चन, सुत पिटक विनय पिटक अभिधम पिटक में कि बोध दार्शनिक किस में है, ऑब्वियसली बात है इसमें ही है, ठीक है। तो अब देखो डीपली पढ़ना है तो पेपर कुछ नहीं पता ना कहाँ से बनेगा, आई बात समझ में। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि जो पढ़ना है वो ढंग से पढ़े। अगली बार मैं क्या पढ़ाऊंगा, जो मगध के राजा हैं यानी कि हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, ठीक है, आपका नंद वंश है, ये तीनों वंश मैं इसमें निपटा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके मौर्य वंश से संबंधित, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, वहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बात आपसे फिर छोटा सा निवेदन ये है कि वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करिए, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। नॉलेज सिर्फ ये नहीं कि व्यूज़ बनाने या फिर कुछ और है, मेन मुद्दा है कि आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, अब अच्छा लगे देखिए सब्सक्राइब चैनल करिए। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर वीडियोस नहीं मिल पा रही है। देखो वीडियोस पहली बात है एक हफ्ते से आई नहीं है, ठीक। अब लगातार वीडियो बनेगी। दूसरी बात, आपने हो सकता है कि जब चैनल सब्सक्राइब किया हो तो वहाँ पे बेल आइकन का बटन आपने प्रेस ना किया हो, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको नहीं मिले। तो जो भी आपका सब्सक्राइब चैनल वाला है जो रेड कलर का था, वहाँ पे एक छोटा सा एक बेल आइकन आएगा, ठीक है, एक बेल आइकन वाला मिलेगा, तो बेल आइकन को आप वहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा तो आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।